गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो ये अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार था उसके बारे में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तीसरा नंबर में यही थे ना, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया रिएक्शन, उसको जानते हैं किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अब अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या है? जो एक्टिव तत्व है, जो रिएक्शन तुरंत कर लेता है, उसको अधिक अभिक्रियाशील तत्व कहते हैं। ठीक है। कम अभिक्रियाशील तत्व के स्थान से हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए कि जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको हटा के उसके जगह पे जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो ज़्यादा एक्टिव है, वो जगह ले लेता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लीजिए कि कोई दो लड़का है, एक राम है एक श्याम है। ठीक है। तो राम ज़्यादा एक्टिव है और ये कम एक्टिव है, लेस। तो क्या करेगा, ये एक्टिव ज़्यादा है तो इसको इसके जगह से हटा के इसके जगह पे ये बैठ जाएगा। इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे Fe प्लस SO4, FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4। ये जब रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिए फेरस बहुत एक्टिव है, तत्व है, और ये कम एक्टिव है। ये क्या किया, इसके जगह से इसको हटा के SO4 के साथ मिल गया और कॉपर को साइड कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव अभिक्रिया से विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे इसको। अब इसमें हम दिखा देते हैं कि ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, नहीं ये एक्वस है, हाँ एक्वस में है, ये एक्वस में है। और ये जब रिएक्शन करता है तो FeSO4 ये एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा, ये बनाता है। ठीक है दोस्तों, एक्वस और सॉलिड में। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है। Fe है सॉलिड, ये कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ मिला हुआ था, कॉपर सल्फेट, तो ये ज़्यादा एक्टिव है। ये एक्टिव क्या किया, इसके सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट है हम लोग का दोस्तों, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और ये चौथा पॉइंट है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब समझिए विस्थापन अभिक्रिया से ही रिलेटेड है। विस्थापन में क्या था कि एक एक्टिव अभिक्रिया जो था तत्व, वो जो कम एक्टिव था उसके स्थान को ग्रहण कर लेता था, हटा के अपना जगह उसके जगह पे बना लेता था, तो उसको बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इस पॉइंट पे ध्यान रखना। ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयन के अदला बदली हो। आयन मतलब हो जाता है तुम्हारा प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस जो आयन एक्सचेंज कर लेता है, आपस में अदला बदली कर लेता है, अदला बदली से नए यौगिक बनता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देंगे उससे समझिएगा। एग्जाम्पल में हमारा है Na2SO4, इसको रिएक्शन करवाएंगे बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से। जब इसको सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा, सोडियम बेरियम का जगह पे ले लेगा और बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा यहाँ पे, मतलब अपना जगह एक्सचेंज कर लेगा दोनों। तो ये हमारा कहलाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। हमारा रिएक्शन ये बना BaSO4 NaCl, BaSO4 NaCl, ये हमारा रिएक्शन बना। अब कहिएगा कि यहाँ पे Na2 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पे NaCl बन गया, यहाँ BaSO4 बन गया, इसमें 2 और Na कुछ नहीं है, वो कहाँ गया? तो समझिए सोडियम का, यहाँ पे सोडियम और सल्फेट है, ये रिएक्शन किया, तो इसका रिएक्शन करने के बाद ये 2 कहाँ से आया वो आपको समझा रहे हैं। सोडियम का एक तत्व क्या बोलते हैं उसको, संयोजकता होता है, और सल्फर का SO4 का 2 संयोजक होता है, 2। तो ये एक इसको दे दिया और ये इसके साथ रिएक्शन कर लिया और ये इसके साथ, तो ये बन गया Na, सोडियम 2 इसका ले लिया तो Na2,
SO4 एक एक को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। तो ये दोनों जब संयोजकता करता है तो आयन, इसका एक आयन, इसका दो आयन, इसलिए यहाँ सोडियम का दो आ गया। उसी तरह यहाँ बेरियम का दो, क्लोरीन का एक, क्लोरीन का एक इसके पास आ गया, बेरियम का दो यहाँ चल गया। तो यहाँ पे देखो ये बेरियम दो है और क्लोरीन एक है, यहाँ पे सोडियम एक है और सल्फेट दो है, इसका संयोजकता है। तो ये दोनों क्या किया कि आयन का अदला बदली, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट ये है, आयन का अदला बदली कर लिया। मतलब सोडियम का एक आयन था प्लस और यहाँ क्लोरीन का एक माइनस था, तो यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड बनाया, क्योंकि ये नेगेटिव में था एक ठो और ये पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, दोनों कट गया, बन गया NaCl। यहाँ पे बेरियम का दो संयोजकता था और यहाँ सल्फर का दो संयोजकता था, तो ये दो प्लस और ये दो माइनस, तो ये दोनों मिलकर यहाँ दो प्लस या दो माइनस, ये दोनों कट के BaSO4 बना दिया। रिएक्शन आयन का अदला बदली जो हम लोग दिखाते नहीं, समझा दिए और इसको जनरली यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला समझ में याद रखिएगा कि ये रिएक्शन करके ये जो बनाता है तत्व वो 2 कहाँ से आता है, वो हम आपको यहाँ पे समझाएं एग्जाम्पल देके। ठीक है, और ये बन गया हमारा Na2SO4 Ba, इसको भी नहीं लिखा जाता यहाँ पे, इसको शो नहीं किया जाता सिंपल में। हाँ, एक चीज़ दिखा देते हैं कि ये Na2SO4 कौन सा इसका पोजीशन है, वो पोजीशन को दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ बुक में एक्वा में है, ये भी एक्वा में है, ये सॉलिड और ये एक्वा में बन गया, तो ये हमारा एक्वस में है और ये भी एक्वस में है और ये सॉलिड बन गया और ये भी एक्वस में हो गया। ये पोजीशन दिखाना है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस में, कौन क्या क्या चीज़ को हम लोग को मिला के रिएक्शन करवा है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगला पॉइंट हम लोग, पांचवा पॉइंट जो था, पांचवा टाइप, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन और उपचयन को समझाते हैं। अपचयन में लिखा गया है किसी पदार्थ में H2 को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा वहां से। ठीक है, हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, उपचयन को समझ लीजिए। जस्ट अपचयन का उल्टा होता है उपचयन। उपचयन में क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होना। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, तो उसको उपचयन बोलेंगे। और जस्ट इसका उल्टा अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है दोस्तों, अभी एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ जाइए। एग्जाम्पल में हमारा है कॉपर, इसका एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं Cu+O2। यहाँ देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ हो गया हमारा अब ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ होगा, ये एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, एक एग्जाम्पल यहाँ होगा Cu+O2, तो ये कॉपर CuO2 बनाया, CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये हो गया हमारा अब उपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन का एग्जाम्पल देते हैं CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड किया तो हमारा क्या बनेगा, Cu बन रहा है Cu+H2O मतलब जल, H2O। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है और इसके साथ ऐड हो गया, तो कॉपर को अलग करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने साथ ले आए, तो यह हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गया। हाइड्रोजन तो जुड़ा इसमें लेकिन ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बनाया, ये हमारा हो गया उपचयन अभिक्रिया और ये अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, उपचयन का हमारे दिनचर्या में क्या प्रभाव होता है। उपचयन अभिक्रिया जो होता है वो हमारे दिनचर्या में क्या प्रभाव डालता है या हमारे जो काम करते हैं डेली लाइफ में उसमें कुछ प्रभाव करता है, इसका कोई फायदा हम लोग होता है या लॉस होता है, उसको जानते हैं। जब कोई धातु हवा, नमी, पानी के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, हवा, नमी और पानी के संपर्क में आता है, कुछ समय तक के लिए आता है, तो ये धातु के ऊपर ऑक्साइड का एक परत बन जाता है। धातु के ऊपर क्या बन जाता है, ऑक्साइड का परत बन जाती है, जो धातु को कमजोर बना देती है। धातु को क्या बना देती है, कमजोर बना देती है। इसे धातु का संक्षारण भी कहते हैं। कमजोर बन गया मतलब धातु का संक्षारण हो गया, धातु में जंग लग गया, जो उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है, किसके संपर्क में आने से, हवा, नमी, पानी, किसी के भी संपर्क में आने से ये होता है। सर एग्जाम्पल से बताइए ना। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, Fe+ इसको पानी से रिएक्शन करवा देते हैं
H2O, ठीक है। फेरस को पानी से रिएक्शन करवा दिए, नमी है, पानी है, तो ये बना जाएगा क्या बनाएगा ये Fe। फेरस को जब पानी में जल में रिएक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा Fe3O4, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन मुक्त कर देगा, ठीक है। अब इसको अभी कौन सा समीकरण कहेंगे, कंकालिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि ये भी बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इसको हम लोग कंकालिक समीकरण कहेंगे, कंकालिक समीकरण। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तब बनेगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए तत्वों को काउंट कीजिए, यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 देंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 3 दे दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल करना होगा। ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 देना होगा, ये हमारा हाइड्रोजन भी हो गया। अब ये हमारा कहलाएगा संतुलित समीकरण। इसके पहले कंकालिक समीकरण था, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अगला पॉइंट है हम लोग का दोस्तों विकृत गंधिता। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि लास्ट चैप्टर का लास्ट में विकृत गंधिता क्या है, इसको समझते हैं। जब हमारे भोजन या वसा युक्त भोजन हो गया कोई, और वसा युक्त मतलब जो तेलीय पदार्थ हो, तेलीय पदार्थ में हो गया तुम्हारा जो चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, जिसको तला हुआ भोजन है उसको तेलीय पदार्थ कहता है, जिसमें वसा होता है। भोजन हवा के संपर्क से ऑक्सीकृत हो जाता है, हवा के संपर्क में आएगा ना तो ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाएगा, जिसको वैक्सीकृत कह जाते हैं। ऑक्सीजन जहाँ मिला कि ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। जाने से भोजन का स्वाद खराब हो जाता है, उसका टेस्ट जो है खाने में वो खराब हो जाता है और वो अलग तरह का स्मेल देने लगता है, गंध मारने लगता है, ठीक है। उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इस भोजन को हम लोग सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो इसे बचाने के लिए, माने उस भोजन को ऑक्सीजन से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है उस पैकेट में। जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, ये सब भोजन को अगर उसका जो पैकेट में अगर लीकेज कर दिया जाए और ऑक्सीजन अगर घुस गया उसमें, तो वो जो कुरकुरे चिप्स है वो खराब हो जाता है, जिसको हम लोग आम जीवन में बोलते हैं कि वो खराब हो गया। उसका जो टाइटपन होता है, कड़ापन, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए वो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को तापमान के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ये हमारा ये पॉइंट है, और इसको समझिए कि इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया को पहले देखें कि उसको रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को तापमान के आधार पर, इसके आधार पर, तापमान के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और उसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। ऊष्माक्षेपी ऐसे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ उत्पाद के साथ साथ हीट, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा है कि कोई भी 2 तत्व आपस में मिलकर कोई रिएक्शन करेगा और नया पदार्थ बनाएगा, पदार्थ के साथ साथ वो हीट भी उत्पन्न करेगा, गर्मी भी उत्पन्न करेगा, ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। चलो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाँ, मीथेन गैस का जलना। मीथेन गैस का जलना हिंदी में लिख देते हैं, मीथेन गैस का जलना। अब इसको रिएक्शन में देखो, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। मीथेन गैस का क्या होता है, CH4, और इसको हम जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। कोई भी चीज़ तभी जलेगा जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन के मौजूदगी में ही कोई भी वस्तु जलेगा। अगर तुम ऑक्सीजन हटा देगा तो वो रिएक्शन, मतलब आग नहीं लगेगा। तो मीथेन को ऑक्सीजन से करवाएं रिएक्शन, तो ये हमारा बनाएगा मीथेन CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O बनाएगा और उसके साथ ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, हीट उत्पन्न करेगा।
समझो कैसे क्या हुआ। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, मतलब आग लगाएं, जो जला मीथेन गैस है और ऑक्सीजन को उपस्थिति में आया तो जल गया, आग लग गया, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O जल भी बनाएगा और साथ साथ गर्मी ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कीजिए। इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 दिया, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 2 बढ़ गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर 2, तो यहाँ पे 2 दे दी क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 हो गया, और इधर ऑक्सीजन 2 ही था तो 2 से मल्टीपल किया 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि तापमान के आधार पे अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा था, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी बता दिया, आप ऊष्माशोषी को समझिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ऐसा अभिक्रिया जिसको कराने के लिए मतलब अभिक्रिया कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता, अब ऊर्जा में क्या होना चाहिए, ऊर्जा में या तो ऊष्मा हो जाएगा, या तो सनलाइट हो जाएगा, या तो विद्युत करंट हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों को रिएक्शन कराने के लिए इन तीनों चीज़ों को जरूरत पड़ जाए, तीनों में से किसी को एक, तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तीनों में से किसी का अगर जरूरत पड़ गया अभिक्रिया करवाने के लिए तो हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब तीनों से दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल देखे कि किसमें जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल से देखते हैं बुक में। हाँ, पहला एग्जाम्पल है हीट का, क्योंकि पहला उष्मा है तो उष्मा का पहला एग्जाम्पल देते हैं। हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये हमारा Ca क्या टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस CO2 गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये गैस हो गया और ये सॉलिड हो गया और ये भी हमारा सॉलिड ही है। ठीक है दोस्तों, पहला उष्मा का एक दे दिया, हीट देने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक गर्म नहीं करेंगे वो टूटेगा नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब दूसरा है प्रकाश, सनलाइट। दूसरा एग्जाम्पल हमारा H2O, जल वाला करंट वाला हो जाएगा, विद्युत वाला। चलिए यही लिख लीजिए, जल को जब हम करंट देंगे, करंट विद्युत देंगे तो ये हमारा टूटेगा H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। जैसे ही जल को विद्युत देंगे, करंट देंगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अगला है सनलाइट। सनलाइट वाला हो गया सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब हम तोड़ेंगे लाइट के द्वारा, सनलाइट में रखेंगे तो Ag और Cl अलग टूट जाएगा, Ag प्लस Cl2। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ सनलाइट मतलब प्रकाश, ये सूरज के रोशनी में आएगा तो ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में। अब सबको हम बैलेंस कर देते हैं। ये सब अभी कंकाली समीकरण कहलाएगा क्योंकि अभी किसी को बैलेंस नहीं किए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये कैल्शियम यहाँ 1 ठो है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2, ये बैलेंस है क्योंकि 3 है दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। अब H2O में देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ पे 2 देना होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 करने के लिए, और जब ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम यहाँ 2 दिए तो हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 2 देना होगा क्योंकि हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इसमें देखते हैं सिल्वर क्लोराइड में 2 है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 2 दिए हैं, 2। अब सिल्वर भी हो गया और क्लोराइड भी हो गया, अब यहाँ भी 2 दे देते हैं तो ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ये हमारा इस चैप्टर का पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया चैप्टर का। अब इस चैप्टर में जो सारांश है और शॉर्ट क्वेश्चन है और हमारा जो अभ्यास है उसको हम अलग वीडियो बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर का टॉपिक था, सिर्फ इतना टॉपिक को पढ़ के हमें नॉलेज गेन किए हम लोग। और अब हम लोग जो समरी में 10 पॉइंट दिया गया, समझाया गया, उससे भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट आंसर है उसको करवाएंगे और लॉन्ग आंसर तो आपको बहुत मज़ेदार आएगा वहाँ पे करने में। क्यों, क्योंकि आप सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। वहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि आपका जुबान पे मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर